बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान हाशमी शो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज का शो बहुत ही स्पेशल है। ब्रॉडशीट का मामला मैंने पाकिस्तान और पूरी दुनिया में उठाया और लंदन से हमने रिपोर्ट किया कि ब्रॉडशीट का मामला असल में है क्या, काबिल मुसावी कौन है और पाकिस्तान को किस तरह लूटा गया, पाकिस्तान के इदारे किस तरह इन्वॉल्व रहे, पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने ये मुआहिदा किया था, वो तमाम एंगल्स हमने आप तक पहुंचाए। और फिर काबिल मुसावी के बहुत सारे इल्ज़ामात भी आए, जिन लोगों पर इल्ज़ामात लगे वो बारी बारी छुप छुप कर मीडिया के सामने बयानात देते रहे और फिर इससे बहुत सारे एंगल्स निकाले गए। हर शख्स ने अपनी मर्जी की खबर निकाली, हर शख्स ने कोशिश किया कि ब्रॉडशीट को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। मगर मसला ये था कि ये मुआहिदा पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान ने किया और इस मुआहिदे के अंदर बहुत सारी गलतियां थी। उन गलतियों का अहाता किसी ने नहीं किया। आप एक ऐसी कंपनी को हायर करते हैं जो रिकवर करेगी, ठीक है आप करें, लेकिन जो टर्म्स थी वो बड़ी एबनॉर्मल टर्म्स थी कि अगर पाकिस्तान के अंदर भी कोई चीज़ रिकवर हुई तो उसमें से भी हिस्सा ब्रॉडशीट को दिया जाएगा। और फिर ये इतना इंटरेस्ट रेट जो पड़ता रहा, इसकी जिम्मेदार कौन है, कौन सी हुकूमत है? नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और ये लोग जिन्होंने ब्रॉडशीट के मामलात को इतना उलझा दिया, सेटलमेंट से लेकर और फिर जो कुछ भी हुआ आर्बिट्रेशन के अंदर, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर पाकिस्तान की सुबकी हुई, पाकिस्तान को हारना पड़ा और पाकिस्तान को तकरीबन 30 मिलियन पाउंड्स देने पड़े। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि नुकसान पाकिस्तान का हुआ। हमने अपने मुतादिर इंटरव्यूज़ में कहा था कि काबिल मुसावी जैसे लोगों को हायर किया जाए, लेकिन खुदा के लिए ऐसे एग्रीमेंट्स किए जाएं जिससे मुल्क और कौम को नुकसान ना हो बल्कि कौम को फ़ायदा हो। आज ब्रॉडशीट की रिपोर्ट आई। मैंने आपसे वादा किया था कि इस काम को इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और मैंने कुछ रोज़ पहले आपको कहा था कि ब्रॉडशीट की रिपोर्ट आने वाली है और हुकूमत इसको पब्लिक करेगी काबीना में। बिल्कुल उसी तरह टाइमलाइन आपके सामने है। आज इसे पब्लिक किया गया, मीडिया पर मौजूद है मुख्तलिफ अदवार जिसमें इतने ज़बरदस्त किस्म के होशरुबा इंकशाफात हैं जो शायद मीडिया पर उस तरह डिस्कस नहीं किए जा रहे। आज भी वही हुआ। पाकिस्तान की मीडिया ने मनपसंद चीज़ों को पिक किया और फिर उसे सामने रख दिया। मैं आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन आज रखने जा रहा हूँ मुकम्मल मुफलिस कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन होगी। अज़र सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। और हमने आज बहुत कुछ वादा पूरा कर दिया। यानी मैं देखें, मैं भी जब से चीज़ें आ रही हैं बड़ी शेयर हो रही हैं, ये मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, आपके पास पूरी है रिपोर्ट, मेरे तक रिपोर्ट पूरी पॉइंट्स लगी, ठीक है ना। मैं इसी बात पे हैरान हूँ कि आपने, और पूरी मेरा जहाँ तक ख्याल है जितनी आपके पास है पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी नहीं है। मैंने उन लोगों से पता किया जितने भी दोस्त हैं आपसे, मेरे तक ये तकरीबन 19 और 10 29 सफ़े शेयर हुए हैं मेरे। आपकी बात को आगे बढ़ा दूँ व्यूअर्स, 61 पेजेस हैं जो लिखे गए हैं शेख जस्टिस रिटायर्ड शेख मसईद की तरफ से, और फिर 500 सफ़ात हैं जो एविडेंसेस हैं, रिकॉर्ड की चीज़ें हैं जो अब देखें कब आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हम आज के इस स्पेशल शो में, 10 मिनट की वीडियो नहीं होगी आज, 10 मिनट की वीडियो से काम नहीं चलना और ये कम अज़ कम मैं इस शो को आधा घंटे तक लेकर जाऊँगा। आप उसे बुरा ही मानते हैं कि जनाब इतनी बड़ी वीडियो नहीं हो सकती, लेकिन खैर हम कोशिश करेंगे कि 1 या 2 या 3 वीडियोस मजीद भी करें, लेकिन मोटी मोटी बातें हम करेंगे। कमिंग बैक टू द रिपोर्ट, सर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी इजाज़त से पहले हम उसे पढ़ देते हैं। बताना ज़रूरी है क्योंकि जितना ये ब्रेक ही आपने किया था, ब्रॉडशीट का क्रेडिट ही सारा आपका, जहाँ आपने यूट्यूब को जिंदा कर दिया कि मेन स्ट्रीम मीडिया था उसको भी नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें आज़मी आपको पता है कि ये क्रेडिट ही इरफान हाशमी का, और जिस तरह काबिल मुसावी लेके आए वन फाइन नाइट गए, मॉर्निंग ना गए और वो रात में फिर वो रात बड़े लोगों की लीदें हराम कर दी उन्होंने। जो बड़ी बड़ी ब्रेकिंग खबरें चल रही थी वो सारी हवा में मिला दी उन्होंने। और अब भी अगर देखा जाए, यानी मैं जब से ये रिपोर्ट आई है, जो चीज़ें सामने आई हैं मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें सारी मैं नहीं देख सका रिकॉर्ड के। अच्छा चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। सर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्लंदा है जी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। 60 सफ़े हैं, मोटी मोटी बातें करेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद हम रेगुलर सिलसिला शुरू करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे पहले रिपोर्ट नहीं हुई और बहुत लोगों के नाम आ रहे हैं। सर इसमें तारीखी बात लिखी है और ये तारीखी बात क्या है मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को कहा गया है कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम क्या किया है भाईजान, यहाँ से उधर चीजें नहीं। मैं जरा रोक दूं एक पहले बात, वो जुमला पढ़ने देना प्लीज। जुमला जाओगे उससे पहले मैं अच्छा चले, मैं इसलिए जुमला पढ़ना जो मेरे हाथ नहीं था, ये मेरे हाथ आ गया, मैंने कहा पहले ये जुमला पढ़े तो मैं पढ़ दूं।
क्या कमाल इंसान है जस्टिस रिटायर्ड शेख हसबन सईद साहब, मैं उनको बहुत पुराना जानता हूँ। क्रेडिट चाहता है वो गीदड़ भबकियाँ और ये सारी चीज़ों को मैं अभी फिलहाल एक तरफ रख के ना, मैं उसका आखिरी लफ्ज़ पढ़ना चाहता हूँ, जो आखिरी सफ़ा जो 61वें सफ़े पर लिखा है, wherever it may be, as somebody said, and I quote, when I saw corruption, I was forced to find truth on my own. I couldn't swallow the hypocrisy. कमाल कर दिया शेख साहब, अल्लाह ताला आपको जिंदगी और एक और जुमला, Over to you. एक और जुमला व्यूअर्स, बड़ा मजेदार जुमला है. The level of non-cooperation from the various ministries, divisions, department would have made Mohandas Karamchand Gandhi proud. बात तो सही गई है ना शेख साहब ने, देखे बात तो सही गई है ना. ये पाकिस्तान कैसे बना, ये पाकिस्तान किसने बनाया, पूरी कौम जानती है. उन्होंने सर मामला ख़त्म कर दिया है. इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने रख देता हूँ. रिकॉर्ड गायब किया गया, और रिकॉर्ड सिर्फ पाकिस्तान से गायब नहीं किया गया, मुख्तलिफ बरे-ए-आज़म का जिक्र किया गया कि रिकॉर्ड गायब कर दिया. उन्होंने कहा जी मुद्दा ही मुकाओ, ना रिकॉर्ड होगा ना कोई बात करेगा. फिर पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर से रिकॉर्ड गायब होता है. इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब्दुल बासित साहब के हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं. मैंने कुछ चीज़ें नोट की और इंशाल्लाह वन बाय वन करके पार्ट 1 पार्ट 2 हम आपके सामने इसकी तमाम ट्रांसलेशन भी रखेंगे, ताकि कहीं पर भी हमारी अपनी मिलावट ना हो, जिसे लोग कहते हैं जी अपने अपने कोलों ला रहे हैं मिलावट. अभी मिर्च मसाले का टाइम नहीं होगा मिर्च मसाला लगाने का भी. अच्छा, इसके अंदर सर इंपॉर्टेंट ये था, मैं आपके सामने रख देता हूँ. वो ये कहते हैं कि 3 लोग, बल्कि 5 लोग हैं उसमें, गुलाम रसूल साहब का भी नाम है. अच्छा, फरूक आदम साहब का नाम दिया गया है. मेन आदमी, हाँ, बिलाल सूफी साहब, आपके एक दोस्त ने मुझसे कहा कि जनाब हमारे दोस्त को फंसा दिया. भाई मैंने नहीं फंसाया, उनके करतूत ही ऐसे थे. क्यों? जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है, क्या कमाल लिखा है. वो ये कहते हैं सर, ये इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि ना तजर्बाकारी, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए. 1.5 मिलियन जो पे किया गया एक ऐसी फर्म को जिसका नामो निशान ही कोई नहीं है, यानी एक ऐसी फर्म को पैसे पे कर दिए गए 1.5 मिलियन जिसका नामो निशान ही नहीं है. टाइम बार था, यानी एक चीज टाइम बार हो ना तो आप सेटल कर सकते थे कि जनाब भागे यहां से, इतनी देर आप सोए रहे. आपने सर सुने जरा, इतनी देर सोए रहे, आपको क्या तकलीफ थी, अब वापस आ गए. इन्होंने सूफी साहब मनी डिग्री में याद रख लीजिएगा, मनी डिग्री जो है ना उसमें लिमिटेशन बड़ा काउंट करती है. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. और आप यानी पैसों के मामले में अगर आप उस टाइम तक दरवाज़ा नहीं खटखटाते तो आप अपना राइट खो जाते हैं, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है आपकी. याद रखिएगा, यही हुआ. पाकिस्तान ने राइट खो दिया, टाइम बार था, लेकिन बिलाल सूफी साहब ने एक ऐसे मुर्दे में जान डाल दी. कैसे जान डाल दी? उन्होंने जाकर दोबारा सेटलमेंट कर ली. जब सेटलमेंट की तो उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ, और जब आप आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि जनाब हमने सेटलमेंट कर ली, तो उसने कहा क्योंकि आपने ये तस्लीम कर लिया है, लफ्ज़ है तस्लीम कर लिया है लायबिलिटीज़ के हवाले से, तो लिहाजा कॉस्ट अब आपको पे करनी पड़ेगी. बासित साहब के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ किया गया है. बासित साहब का कहा गया है कि जनाब एक सादे कागज़ पर उन्होंने दस्तखत कर दिए. सर आप कभी सादे कागज़ पर दस्तखत करेंगे? मैं क्यों करूँगा? उन्होंने कहा नैब से नहीं पूछा. नहीं, वो देखे ना, मैं हैरान. वो असल होता ही है ना, जब बाप का तेरे बाप की जायदाद ना हो ना, पंजाबी च कहते रेवड़ियां नहीं, तेरे प्यो की जायदाद नहीं है, जायदाद नहीं ना, रेवड़ियां वंडदियां फिरदे पे ने इलाके दे विच. तो वो ये हाल वही है ना, मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है. आप समझ नहीं बात को कह रही. कैलिबरी फाउंड यार, आप इतने मासूम भी नहीं है. नहीं, आप आगे चलें. असल हम तेजी से आगे चलेंगे, आप कमेंट करते जाइएगा, तेजी से आगे चलेंगे. वाजिद शमसुल हसन साहब के बारे में बात की गई. वाजिद शमसुल हसन के बारे में बात क्या करनी, सर बात क्या करनी है. उन्होंने लिखा उन्होंने कहा ये वही है जो ट्रॉली पे सामान लेकर जा रहे थे. ये किसने ब्रेक किया था? शाही शहबाई ने बताया, वो बता दो ना साथ ही. सर नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट अगली बात क्या है. बासित साहब के बारे में तो मैंने उनसे बात भी की थी, वाजिद शमसुल हसन साहब. उन्होंने कहा यार बासित से पूछो, मुझसे क्या पूछते हो. एक वन फाइन मॉर्निंग उन्होंने मुझसे कहा. वाजिद शमसुल हसन के बारे में सर वो कहते हैं कि रिकॉर्ड ही कहीं मौजूद नहीं है. लफ्ज़ क्या यूज़ किया गया मैं आपको बता देता हूँ. जब डिपार्टमेंट के अंदर फाइल मूव की जाती हैं व्यूअर्स, तो वहाँ पर नोटिंग की जाती है. ठीक है, नोटिंग का कहीं पर भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि हम एक फाइल को ऑफिस के अंदर जब मूव करते हैं कि उस पर नोट लिखा जाता है कि फलां डिपार्टमेंट या फलां शोबे में इसको भेजा जाए विद अ नोट. कहते हैं नोटिंग का कहीं पे इंदराज ही नहीं है. यानी जिन लोगों ने करप्शन करनी चाहिए
उन्होंने कहा भाई फाइल गायब कर दो, नोट सभी गायब कर दो ना, नोट यार आप समझते नहीं है नोट को। अच्छा, आपकी तरफ आने से पहले, क्योंकि आपने बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं, आई विल डेफिनेटली कम टू यू, हम एक इसमें बात बता दें, कावी मुसावी के हवाले से लिखा है और मैं पूरी जानकारी के साथ रिपोर्ट करूंगा। उन्होंने कहा कि क्या से लिखा हुआ है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये सज़ा याफ्ता हैं, और सज़ा याफ्ता का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, बिल्कुल किया है। और मैंने इस हवाले से, व्यूअर्स आपको याद होगा, लंदन के अंदर एक खबर भी लगवाई गई थी और लोग बड़ी ताड़ में थे कि किसी तरह कावे मुसावी को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। देखें, रिकॉर्ड छुपते नहीं हैं, जिस शख्स ने जो कुछ किया होगा वो रिकॉर्ड पर आएगा, और अगर नहीं आएगा तो हम किसी को छुपाने या उसको बचाने के लिए नहीं बैठे हुए। हमने भी कहा था कावे मुसावी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर से सजा हुई है, और दैट वाज अ सिविल केस। जज की बात नहीं मानी, इख्तलाफात होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, उसका जनाब नहीं मानता। यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत में क्या हो गया, मेरे केस में सजा हुई थी यार। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कावे मुसावी को जो है वो डिफेंड कर रहे हैं। कावे मुसावी पर अदम इत्मीनाद शो किया गया है, करना भी चाहिए था। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक ऐसी कंपनी जो लिक्विडेट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, बिलाल सूफी साहब बताते ही नहीं है कि जनाब लिक्विडेशन में है, सोए हुए थे, क्या उन्होंने किया, ये इन्होंने पाकिस्तान को मिलकर लूटा है। कावे मुसावी के हवाले से मैं बात करता हूँ, कन्विक्टेड फेलो, ही वाज सेंटेंस्ड टू अ टर्म इन अ प्रिजन, और ये उनके हवाले से लिखा गया है। सर, ओवर टू यू। देखिए, मैं इरफान सब बातें सिर्फ इतनी हैं, शॉर्ट में कुछ चीज़ें आपके सामने हैं ना, आप डिफेंड करने बैठे हैं। आई थिंक पीपल विल एक्सक्यूज अस, हम चलें इसी तरह ही चलेगा। वैसे तो मेरी आवाज़ बड़ी ऊंची है, आपको पता है कि मैं चलें। देखिए, दो तीन चीज़ें बड़ी याद हैं। आपको लफ्ज़ गीदड़ इस्तेमाल किया है, जैसे शेख असमत सईद साहब मारगला की पहाड़ी के दामन में रहते अपने गीदड़ों की मौजूदगी होती थी। अब ये गीदड़ से जो मुराद है, लोग आप लोगों के लिए बताते, ये गीदड़ से मुराद सियासतदान है हमारे। ये जो सारे आप देखें ना, सबसे ज़्यादा मर्चे किसको लगी थी, PMLN के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, सबको एतराज़ था। उनको एतराज़ किस लिए था कि उन्हें पता था कि जो काले करतूत हैं, जो चीज़ें हैं, सारी वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। और बास ने और गीदड़ बगिया जो है ना, शेख अजमत से इसको काम करने से नहीं रोक सकती। और बड़ा वाज़ेह हुकूमती सिस्टम के हवाले से बात किया उन्होंने, और बातें आगे बहुत सी हैं। यानी हम अभी फ़िलहाल टॉपिक से हट ना जाएं। मैं ज़रा देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है ना आपके सामने रखने वाला है कि ये हमने शायद जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के दौर पे चीज़ों को फिट करने की कोशिश की। सेठी साहब का नाम भी है। ये बुनियादी तौर पर काम कब शुरू हुआ है, 1996 के अंदर, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई है और केयर टेकर सेटअप आया, फारूक लगारी आए और नजम सेठी साहब जो आज बड़ी बातें करते हैं, उस वक्त कौन थे गवर्नमेंट, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े थे। आज बड़ी बातें आती हैं, उनको बातें करने वाली आती हैं, उनका जिक्र है नजम सेठी का। और नजम सेठी ने जिस तरह करप्शन पे पर्दा डालने की कुछ लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, और आप हैरान रहेंगे। फिर ये सारी चीज, और दो जो नाम है ना, वो जो दो नाम, तारक फवाद मलिक और गजनफर सादिक GSA के, और ये उस वक्त का जब ये बुनियादी तौर पर एसेट रिकवरी एग्रीमेंट जो हुए और उसकी इब्तिदा जब शुरू हुई, और 11 अक्टूबर 1999 तक वो बाकायदा एहतसाब ब्यूरो बन चुका था उस वक्त सैफुर रहमान का, सारा प्रोसेस उसके अंदर कंप्लीट हुआ और गवर्नमेंट चली गई। फिर परवेज़ मुशर्रफ की आए, और मैं रऊफ़ क्लासरा साहब का भी देख रहा था, कुछ हमारे यहाँ सो कार्ड हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, जर्नलिस्ट है, वो बाकी जर्नलों को भी जिक्र कर, वो बाकी जर्नलों का क्या कंसर्न है, जर्नलों से मतलब रिटायर्ड जर्नल वो जो बाद में आए। भाई ये तो बुनियादी तौर पर जिन्होंने उस वक्त एग्रीमेंट साइन किया, और एग्रीमेंट साइन करते हुए जिसने अंधेरे में रखा वो प्रोसिक्यूटर जनरल था। वो अलहदा बात है कि वो रिटायर्ड मेजर था, और जनरल अमजद साहब ने जब उसको हायर किया, उसने आंखों में मट्टी डाली, धूल डाली, और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बिहार पे, आप अंदाज़ा लगाएं कि वो लग रहा है, और उन्होंने लफ्ज़ लिखे हैं कि वो पेरोल के ऊपर थे, यानी, और हाईजैक जिस तरह किया सारे निज़ाम को। मैं लफ्ज़ पढ़ देता हूँ, हाईजैक को नहीं, असल लफ्ज़ पढ़ने हैं। ये पेज नंबर 10 है जी। वाइल नेगोशिएटिंग एंड ड्राफ्टिंग द एग्रीमेंट, लफ्ज़ है वी अंडरलाइन किया है, बाइंडिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्टिंग थ्रू चेयरमैन NAB हु रिप्रेजेंटेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें।
फिर शरीफुद्दीन पीरजादा के हवाले से बात जिक्र किया है, वो बात की है। फिर ये नाम ये मोइन हफीज के बारे में देखे ना, अब यहाँ बैठ के, और उसके अलावा देखे ना, आप सिर्फ यही बात नहीं रुकते उसमें, जहाँ नाम आपने अब्दुल बासित का नाम जिक्र किया, फिर गुलाम रसूल अदायगी के वक्त जॉइंट सेक्रेटरी कानून थे, इनके बारे में एक ऑब्जर्वेशन में भी आपके साथ, गुलाम रसूल, अब्दुल बासित, शाहिद अली बेग भी जिम्मेदार हैं, हसन साकिब शेख। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो गुलाम रसूल साहब हैं जॉइंट सेक्रेटरी, वो कहते हैं कि वो इस काबिल नहीं थे कि वो काम कर सकते। भाई काबिल कौन था फिर, क्या कर रहे हो भाई? यही तो रोना है ना भाई। ये देखें, आपके यहाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इमरानी मुआहदा बना, गवर्नमेंट को चलाने के लिए कहा कि गवर्नमेंट की अफेयर्स आर्टिकल 1991 आजकल फेडरल कैबिनेट चलनी है, तो रूल्स ऑफ बिजनेस। और मैं कहता हूं, देखें इतने अरसे से ये चला आ रहा है। एक जजमेंट दी थी मुस्तफा इंपैक्ट जस्टिस साकिब निसार साहब ने, उन्होंने काबीना एक रोल बनाया, लेकिन शेख हसमत सईद साहब ने बताया कि रूल्स ऑफ बिजनेस का इस्तेमाल ही नहीं होता यहाँ। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कैन आई हैव द माइक बैक? व्हाई नॉट? हमारी जो ऑडियो वाला मसला है वो सही रहे, और इंशाल्लाह ये थोड़ी सी टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा सर, ये 3 चीज़ें थी। ब्रॉडशीट जो LLC एक है आइल ऑफ मैन के अंदर, एंड देन देयर इज अ ब्रॉडशीट जिब्राल्टर, जो कहते हैं बिलाल सूफी साहब कहते हैं जी गलती ना लिख छड़े ऐसी। कमाल हो गई यार, आप लोग हैं कौन? बेसिकली तो आइल ऑफ मैन वाली है ना ब्रॉडशीट LLC। सर फिर एक कोलोराडो भी है जिसे पैसे मिले, पैसे वो कहाँ है सारे करोड़? यानी वो जो आपका 15 लाख पाउंड या 1.5 मिलियन डॉलर पाउंड जो है, वो तो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का पैसा है ना। और इसमें जिसने आंखें बंद की, असल जो देखिए, मैंने बात ये एंड में करनी थी, लेकिन मैं वक्त से पहले बता दूंगा आपको। अब इस गवर्नमेंट का इम्तहान शुरू हो गया, काबीना ने पब्लिक करने का कह दिया। अगला काम है सेक्शन 18 के तहत नैब के पास बाकायदा इसकी कंप्लेंट जाए, ये पैसे देने के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना यानी ख़त्म करना, उसमें मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, वो सारी चीज़ें आ जाएं। बुनियादी तौर पर इसमें से 4 केसेस बनते हैं। एक केस तो ये बड़ा वाज़े तौर पर वाज़े है, और नैब के पास खुद भी इख्तियार है, मैं और आप भी कंप्लेंट बन सकते, कोई आम आदमी भी कंप्लेंट बन सकता है, लेकिन उस पर पता नहीं कुछ करते हैं या नहीं करते। ये जितनी है ना, ये तो आप मुझे बनाए ना कंप्लेंट से। देखिए, असूली तौर पर तो बनता है। मैं मेरा ख्याल ये रिपोर्ट जैसे पब्लिक होती, जो कि अभी पब्लिक नहीं हुई, हमने हमारे हाथों में तो मौजूद है, ऑफिशियली तो मौजूद है। अच्छा चले, और ये एक बात और ख़त्म कर दूँगा। देखिए, और जैसे शेख हसमत सईद आपको पता है पनामा के केसेस में भी थे, उनको इनके कारकर्दगी का काम का, और उन्होंने जिस तरह स्विस के हवाले से आसिफ अली जरदारी के केसेस का जिक्र किया, वो भी बात करते हैं, और जो चीज़ें सारी सामने लाएँ वो रिकॉर्ड के ऊपर हैं। जो तकलीफ़ और दिक्कत इस बात की है ना, और वैसे मैं एक बताऊँ, क्रेडिट देता हूँ यहाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जब उस वक्त किया तो उस वक्त भी बाकायदा उन्होंने एक GIT बनाई, नैब तक जाने से पहले। अब नैब तक जाने से पहले ये ऐसी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं होनी थी। GIT से चीज़ें सारी आ चुकी हैं, अब इससे अगला स्टेप है, और अगला स्टेप इम्तिहान है गवर्नमेंट का। अच्छा, मैं आपको ना एक ऑब्जर्वेशन व्यूअर्स इसमें दे देता हूँ, जो मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है, और ये बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों में जो इंटरनेशनल मुआहदे करते हैं साहब, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी का फुकदान है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, अटॉर्नी जनरल ऑफिस के अंदर एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एक वो बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे 10 बंदों का उन्होंने कहा है, वहाँ पर हो क्या रहा है सर, वो बंदे नहीं पूरे हो रहे, कहाँ से लेकर आने हैं, क्या करना है, यानी पाकिस्तान के अंदर बंदे मौजूद ही नहीं है इस लेवल के। यार आप देखिए, मैं आपको सच बताऊँ, आपको इतना ज़बरदस्त ये कारबर है आर्बिट्रेशन के कॉन्टैक्ट्स में। आपको पता है यहाँ से वकील हार के जाते हैं, पर यहाँ से लोग जाते हैं, करोड़ों रुपया फीस है। आप तक बताएं पाकिस्तान ने ज़्यादातर आर्बिट्रेशन में क्यों हारे? उसकी वजह ये है कि यहाँ आपकी मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर लोग मिले हुए हैं, और वो सारी मामलात को साथ लेकर चलते हैं, और उनका तरीका वारदात ही ये है, और बाकायदा इनका शेयर होता है। यानी मिसाल के तौर पर जब आर्बिट्रेशन जाती है ना, जो पैसे रिकवर होते हैं ना, वो बांटे जाते हैं, जो पाकिस्तान से भी वो वकला जाते हैं, और वो लोग सारे देखते हैं, उन सर में पैसा बांटा जाता है। आज भी अगर एक काम और हो जाए, आज हम आप इरफान हाशमी शो में हमें अपने प्रोग्राम में एक मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म आप साहब आपसे, आज तक जितनी आर्बिट्रेशन हुई है ना, जस्टिस शेख हसमत सईद साहब को उसके अंदर इंक्वायरी के हवाले से टर्म ऑफ रेफरेंस तय कर लें कि जितनी आर्बिट्रेशन हारे हैं, कौन रीज़न है, क्यों हारते रहे हैं, एक ये इंक्वायरी करवा दें, ये पाकिस्तानी किस्म बदल जाएगा। आगे देखें, जितने आपको पता है IPPs के हवाले से हम मरते कहाँ हैं, हम आर्बिट्रेशन की क्लॉज से मरते हैं, लेकिन उस आर्बिट्रेशन में कहाँ क्या फलाह होते हैं, क्या गड़बड़ होती है, वो देखने वाला मामला है। कहा है उन्होंने कि क्या करना है, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का क्या रोल होगा, रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत हर डिपार्टमेंट का रोल ये डिफाइन किया है, लेकिन ये काम अभी रहता है। अच्छा, मैं एक इसमें ऐड कर दूं, जो लिखा गया है कि जब ये एग्रीमेंट किया गया व्यूअर्स
कहीं पर वेट करने के लिए किसी लॉ मिनिस्ट्री को नहीं भेजा गया, किसी बंदे को नहीं चेक करवाया गया कि जनाब ये जो लिखा जा रहा है क्या इसमें इतनी जान भी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके सामने जाते जाते रखना चाहता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये मेरा गिला भी है इस गवर्नमेंट के साथ। आपने किस तरह टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जब वज़ा किए जा रहे थे, उनको फिक्स किया जा रहा था, तो काश आप ये भी रोल रखते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या किया इस दौरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करती रही। कौन है यार असल कौन? हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने किस तरह लूटा, आप अंदाजा लगाएं कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो टर्मिनेट हो गया, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, पाकिस्तान PMLN की गवर्नमेंट, PMLQ की गवर्नमेंट, वो यार ये सारे हमाम में सारे नंगे हैं यार, आप अंदाजा लगाएं। ये हकीकत है। दिस इज द पॉइंट कि आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस किए, उसके बाद नहीं कुछ किया, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर मजीद जो है वो हम बात भी करते हैं। व्यूअर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में क्या होता रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में क्या होता रहा, और फिर दीगर गवर्नमेंट्स जो आती रही जाती रही, इन्होंने इसको रोका है। 21 मिलियन कबड्डी क्या मजाक कर रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं यार। आप देखिए, आप मेरी बात सुने, आप यार ज्यादती तो ना करें, आप ये कबड्डी खेलते रहे हैं। इनका आप अंदाजा लगाएं, वो जो इंटरेस्ट पड़ता रहा इसके ऊपर, इनके बाप ने देने। बातें तो बाप की बड़ी करते हैं ना, याद है बाप का बाप। जरा आए ना, जरा पूछे ना इनसे, जरा जवाब देना कि ये क्या कुछ हो रहा है, क्या करते रहे हैं और क्या जुल्म हो रहा है इस कौम के साथ इन लोगों ने, और लायबिलिटी इनके ऊपर क्यों ना फिक्स हो। PMLQ, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस गवर्नमेंट ने तो आगे अपना किरदार पूरा कर दिया। ये जो गंद इन लोगों ने छुपाई रखा, फिर यही बात नहीं है, फिर इसमें सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल भी हैं। पता कौन इंटेलेक्चुअल्स के नाम बताएं, क्योंकि मैंने अभी पॉलिटिकल पार्टीज पे भी आना जरा वो मैं बड़ी मजेदार जो बात आपके सामने रखी ना, इसमें इंटेलेक्चुअल का भी जिक्र है। और इंटेलेक्चुअल वो कौन है, आप हैरान रहेंगे। ए से नाम शुरू होता है। आयशा सिद्दीका, बिल्कुल ऐसा ही, बड़ा ज़बरदस्त है। It has been noted with interest and perhaps some disdain that one Miss Aisha Siddiqa को डायरेक्ट कनेक्शन नॉलेज में थे, वो यानी ब्रॉडशीट LLC आइल ऑफ मैन के अंदर एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर पेश हुई। इन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग एक्सपर्ट विटनेसेस आर यूजुअली पेड। She made uncharitable statement regarding Pakistan and its affairs in the arbitration proceeding. It appears that maligning Pakistan is a lucrative business for some so-called intellectuals. रुक जाएगा सर, आयशा सिद्दीका इज इन लंदन, व्हेन आई विल गो बैक टू लंदन मैं जरूर उनसे मिलूंगा। अगला भी सुन लें, मॉरल फाइबर एंड लॉयल्टी जो मेरा और आम बात करते हैं, टू बी इन द शॉर्ट सप्लाई इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये वही लोग हैं जो सो कॉल्ड लिबरल हैं। अभी सुन रहे थे ना ट्विटर वगैरह, ये सारा जिन्हें मुसीबत पड़ी हुई थी कि जर्नैलों का नाम नहीं आया इसमें, जर्नैल भाई, और जर्नैलों का क्या रोल है इसके अंदर यार? असल तो काम आपका करतूतें तो सारी पॉलिटिकल लीडर्स ने किए हुए हैं भाई। जर्नैल भाई सारा ये कॉन्ट्रैक्ट की बेस जो सारी है वो आपके पीछे सारा एहतसाबुर रहमान ने कहाँ है, वो लाए ना उसे एहतसाबुर रहमान को छुपा के बिठाए हुए सागदार की तरह पर आपने। फिर यही बात ख़त्म नहीं होती है इरफान हाशमी साहब, आगे बड़ी ख़तरनाक बात है। 1999 में, लेकिन मुशर्रफ साहब ने एनआरओ दिया था ना। देखिए मुशर्रफ साहब ने एनआरओ दिया था, तो इसलिए तो नाम निकालेंगे ना। देखिए मेरी बात सुने, मुशर्रफ साहब ने एनआरओ दिया तो एनआरओ क्यों दे दिया? इसलिए दिया ना कि सिस्टम चल सके। ना सिस्टम ऐसा चल रहा है, देख लें। सिस्टम ना चल सके, बुनियादी तौर पर वजह ये थी, ये सारे इन्होंने एनआरओ क्यों लिया कि सारी प्रॉपर्टी मेन बेनिफिशियरी वही है, नवाज शरीफ बेनिफिशियरी थे जिनकी प्रॉपर्टीज की डिटेल चल। नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा? देखो नवाज शरीफ के बारे में बड़ा ज़बरदस्त लिखा है, वो बड़ा पढ़ने वाला है कि यहाँ बैठकर जब जिक्र किया है, और उन्होंने ही वेंट टू स्टेट दैट इन November-December 2000 द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज एंड हिज फैमिली लेफ्ट पाकिस्तान फॉर सऊदी अरेबिया सडनली। यार खुदारा यार, ये जुल्म है कि यहाँ बैठ के जो सारा कॉन्ट्रैक्ट आपस में हुए, आपस में बैठ के जो सारा फाइनल किया गया, नवाज शरीफ साहब एक रात में, ये देखें ना यहाँ, अच्छा जी ये बड़ा पावर ऑफ अटॉर्नी, ये बड़ा मज़ेदार बात है जी। मियाँ नवाज शरीफ और फैमिली हु वर लिस्टेड टारगेट्स विद ब्रॉडशीट LLC, Isle of Man, International Asset Recovery LLC, regarding which the said companies had serious reservations. However, instructed them to continue with their investigation into tracing the asset of Mian Mohammad Nawaz Sharif and family, and NAB issued a power of attorney on 2nd November 2002 in this behalf. Right. और सिर्फ यही नहीं है, मलिक यूसुफ साहब का भी जिक्र है।
सारे सर मिले हुए हैं। वो आखिरी में स्विस का मुझे बता दें, स्विस बैंकों का वो जो वाजिद शम्स, वो यार वो देखे वो मेरे से अक्सर ग्रुप में वाजिद शम्स वो लड़ते हैं मेरे से, और मैं जब उनको चेहरा दिखाता हूँ ना, वो बैग जो है ना, वो बैग आगे, अब बैग, अब तस्वीरें ली है, लगाया हुआ, जिक्र किया हुआ है कि तस्वीरें लगाई हुई हैं उसकी, उस बैगों की ना, कि वो जो निकाल के ज़ाहिर शाह साहब हैं, डीजी ऑपरेशन है वहाँ, उनकी वो उस हवाले से जिक्र किया हुआ है कि तस्वीरें लेके आए हैं। अब तस्वीरों के अंदर उन बैगों में क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल सही। और दूसरा याद रखिएगा, मैं आपको बताना चलूँ आपको, कुछ केसेस पेंडिंग है अपीलों में पेंडिंग पड़े हुए हैं, और अगर गवर्नमेंट चाहे, दो बातें हैं, 1984 डेडलाइन है नैब की, 1984, उसके बाद ये सारे 90 के आज भी चाहें ओपन किए जा सकते हैं। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह है, जो कोर्टों में है वो सेटिस्फाइड होके या अपीलों में वापस आकर, यानी ये काम अब आगे चलना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए बस। अच्छा, ये व्यूअर्स हमारी एक स्पेशल एपिसोड थी, मोर देन 35 मिनट्स, लेकिन आई बिलीव कि हमने इसमें बहुत सारे एंगल्स जो हैं उनको एक बड़ी कंप्रिहेंसिव गुफ्तगू की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत करती क्या है, इस मामले को आगे कैसे लेकर चलेगी, क्या रिकमेंडेशंस आएंगी, इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि सो फार टर्म ऑफ रेफरेंसेस के नज़दीक अगर देखा जाए तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो माजी की थी उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया, और उन्होंने, एक साहब ने मुझे कहा कि जनाब इनको तकलीफ़ क्या हो रही है, क्यों छलांगे मार रहे हैं, इनके बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं की गई। आई थिंक यहाँ पर एक एडवांटेज दिया गया दानिस्ता तौर पे, गैर दानिस्ता तौर पे ये चीज़ें छुपी हैं, और वो चीज़ें कैसे छुपी हैं कि नून लीग की गवर्नमेंट क्या करती रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट क्या करती रही, कोई नहीं जानता, रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। 21 मिलियन से 30 मिलियन का ये सफ़र है, इसी दौरान तय हुआ, इंटरेस्ट बढ़ता गया। भाई खुदा के लिए पैसे दो, जिस शख्स ने पाकिस्तान के लिए, नहीं तो लड़ो भाई, उसको लड़ो, लड़के आपने उसको मंतकी जाम तक पहुँचाओ, आप कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करो। इन्होंने तो फाइलें ही दबा दी। आपने कभी ब्रॉडशीट का नाम सुना इन दिनों में? नहीं सुना। और पहली दफ़ा पनामा के अंदर ब्रॉडशीट खुद हमारे जो है ना सरदार लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से दरख्वास्त लेकर आए थे वॉल्यूम 10 खुलवाने के लिए। आप अंदाज़ा लगाएं, वो उस वक्त भी किसी ने कानों कान खबर नहीं होती ये ब्रॉडशीट क्या करने आ गई यहाँ तक, हालांकि इन सब गवर्नमेंट को पता था सर, बिल्कुल पता था। और वो सफ़र जो मैंने कुछ माह पहले शुरू किया ब्रॉडशीट के हवाले से, अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा है। लेकिन मैं ऐसा अंजाम नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम भी जो है वो मंजर आम पर आए, इन लोगों का नाम भी मंजर आम है, ब्यूरोक्रेसी, बाकी लोग, सब लोग मौजूद हैं। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि सब लोग एक दूसरे को छुपा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। व्यूअर्स अपने कमेंट्स में भेजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी ट्रांसलेशन आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप इसको देख सकें, पढ़ सकें, और हमारे इस तड़के और ऑब्जर्वेशंस के अलावा भी जो है इसकी जो असल मीनिंग है वो आप तक क्लियर हो। मुझे और अजहर सिद्दीकी साहब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान। और मैं आपको जाते जाते बता दूँ कि इस पर शाहीन सबाही साहब खुसूसी गुफ्तगू करेंगे हम आखिरी शो के अंदर, ज़रूर देखिएगा।